गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इससे पहले आपने रे ऑप्टिक्स पार्ट 1 पढ़ लिया था, क्लियर हो गई बात है। उसमें सारे वीडियोस नहीं थे, इसीलिए हम आपके लिए एक सेकंड सीरीज लाए हैं जिसमें हम लिखेंगे रे ऑप्टिक्स पार्ट 2। ध्यान देना, हमारे वन शॉट में पूरी रे ऑप्टिक्स एक बार में नहीं कंप्लीट होगी, कम से कम एटलीस्ट मैं मान के चलता हूं 4 वन शॉट आएंगे। तो भैया मैं आपके सामने पेश करता हूं भैया #2 सीरीज फॉर रे ऑप्टिक्स वन शॉट। तो भैया टाइम को वेस्ट नहीं करते, टॉपिक को शुरू करते हैं। अब रिफ्रैक्शन देखते हैं डिटेल्ड एनालिसिस में। जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो भैया पहला पॉइंट नोट कर लेना, मीडियम चेंज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, रे ऑफ लाइट अपने पाथ से डेविएट होनी चाहिए। अगर रे ऑफ लाइट अपने पाथ से डेविएट नहीं हो रही है तो भैया वो रिफ्रैक्शन में काउंट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, सारे पैरामीटर बदल जाएंगे। सर पैरामीटर अभी थोड़ी देर पहले बताया भैया, एम्पलीट्यूड, वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी डॉट डॉट डॉट, सारे पैरामीटर वेव के बदल जाएंगे। जो मैंने बताया वो भी और जो मैंने नहीं भी बताया वो सारे पैरामीटर बदल जाएंगे। बताइए कौन सा पैरामीटर नहीं बदलेगा? फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये तीन ऐसे पैरामीटर हैं जो कभी भी नहीं बदलते, बशर्ते चाहे आपका मीडियम बदल जाए। भले ही आपकी लाइट एयर में हो, चाहे सॉलिड में हो, चाहे गैस में हो, ये तीन पैरामीटर जो एयर में था वही सॉलिड में होगा, वही गैस में होगा। क्लियर है बात? ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं और इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गई बात है? रिफ्रैक्शन में अब तक जितना मैंने कुछ पढ़ाया था वो तो आपने देख लिया था। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन कितने तरीके के होते हैं। मेनली 2 तरीके के होते हैं। कब? जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी और जब कोई रे ऑफ लाइट भैया डेंसर से रेयरर जाएगी। आर मतलब होता है रेयरर मीडियम और डी मतलब होता है डेंसर मीडियम। डी मतलब होता है डेंसर मीडियम और आर मतलब होता है रेयरर मीडियम। अब सर ये रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है? रेयरर मीडियम वो मीडियम होते हैं जहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जैसे गैसियस मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल। और डेंसर मीडियम वो मीडियम होते हैं जहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, वो कहलाता है डेंसर मीडियम। क्लियर हो गई बात है? तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी तो हमेशा वो नॉर्मल की तरफ जाएगी। नॉर्मल पता है ना बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो 90 डिग्री बनाती है। तो देखो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, इसको सीधे जाना था पर ये अपने पास से डेविएट हो गई और किधर डेविएट हो गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ध्यान देना, जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जाती है तो कहां पर मूव हो जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर हो गई बात? अब इधर देखते हैं, डेंसर से रेयरर, रे ऑफ लाइट को ऐसे सीधे आना था पर रिफ्रैक्शन हो गया। अब इस बार रे ऑफ लाइट कहां मूव कर गई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर जाती है तो कहां मूव करेगी? नॉर्मल से अवे जाएगी। और जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी तो कहां मूव करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आइए अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गई बात है? यह हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था पर आज हम ब्रीफली पढ़ेंगे। पहली चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए बच्चों, ये मान लेते हैं ये एयर है और एयर या वैक्यूम कह लेते हैं। क्लियर हो गई बात है? यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या थी भैया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, मैंने पानी लिया, वाटर, और वाटर में मैंने लेट कर लिया। ध्यान देना, लेट एग्जैक्टली मैंने देखा जो स्पीड ऑफ लाइट हो गई वो हो गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों मैंने क्या देखा? जैसे ही मीडियम बदला लाइट की स्पीड कम हो गई कि नहीं? सही बात है। तो गारंटी है जब भी मीडियम चेंज होगा तो कोई ना कोई फैक्टर होगा ना, कांस्टेंट फैक्टर, जो स्पीड ऑफ लाइट को रिड्यूस कर रहा होगा। सही बात है सर? जैसा कि एयर में हमने देखा 3 × 10⁸ जो कि एयर और वैक्यूम में होता है, लेकिन जब हम पानी में देखते हैं तो वही पानी में हम क्या देखते हैं? स्पीड कितनी हो जाती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मुझे क्या पता चला? जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो किसी ना किसी फैक्टर से रिड्यूस हो जाती है, और वो जो फैक्टर होता है ना उसी को हम कहते हैं भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा शुभम सर, अब समझ में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट फैक्टर होता है हर एक मीडियम का, जो स्पीड ऑफ लाइट को क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। क्लियर हो गई बात है? इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू = c/v। c क्या कहलाता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि आपको पता होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? v क्या होता है? अरे भैया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम क्या हो सकता है? ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गई बातें? अब इसी को अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो यहाँ पे वैक्यूम रब हो गया है तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर हो गई बात? तीसरा पॉइंट,
क्या ये रेशियो है? ऊपर भी क्या है? स्पीड, नीचे भी क्या है? स्पीड। जब भी कोई क्वांटिटी रेशियो होती है, समझ गए ना, वो भी सेम क्वांटिटी का। जब भी कोई क्वांटिटी रेशियो होगी वो भी सेम क्वांटिटी का, ये भी स्पीड ये भी स्पीड, तो भैया वो हमेशा डायमेंशनलेस होगी। ध्यान देना भैया, वो हमेशा क्या होगी? डायमेंशनलेस। आई होप तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट ये है कि भैया इसकी कोई भी एसआई यूनिट नहीं होती। जो क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है, ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे, जो भी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है भैया उसकी कोई भी एसआई यूनिट नहीं होती है। पांचवा फैक्टर है जो कि बहुत रेयरली किताबों में मिलेगा, इट इज अ मीनिंगलेस क्वांटिटी। मीनिंगलेस का मतलब इसकी खुद की कोई मीनिंग नहीं है। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम। अब ये टाइम की कोई डेफिनेशन तो थोड़ी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 kg? भाई 1 kg की भी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो फिजिक्स में कुछ ऐसे कांस्टेंट पैरामीटर हैं जो बनाए गए हैं फर्दर कैलकुलेशन के लिए। उसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की खुद की कोई मीनिंग नहीं होती है, बस एक कांस्टेंट फैक्टर होता है जो किसी भी मीडियम में, ध्यान देना, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को एक कांस्टेंट फैक्टर से रिड्यूस कर देता है और उसको निकालने का तरीका होता है c/v। आइए देखते हैं इस वीडियो में लेंस कितने तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक शॉप पर गया जहां पर चश्मे बनते हैं। वहां पर मैंने इस ग्लास को डिसाइड किया स्फेरिकल का होगा। ध्यान देना, आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा। अगर आप चश्मे बनाने गए, वो क्या करेगा, जैसे आप ये ग्लास लोगे उसके पास एक कटर होगा, उस कटर से यहाँ पर एक आर्क लगाएगा, समझ गए, और ऐसे करेगा और फिर तुमने ऐसे करेगा कट, दोनों चीजें आपस में टूट जाएंगी। इसको कह देता हूं मैं पहला पार्ट और इसको मैं कह देता हूं दूसरा पार्ट। अब इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को अटैच करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को ऐसे अटैच करूंगा तो भैया ये कहलाएगा कॉन्वेक्स लेंस। अगर पहले वाले पार्ट और सेकंड वाले पार्ट को ऐसे घुमा दूंगा, जैसे ही घुमा दूंगा तो वो कहलाएगा कॉन्केव लेंस। अगर पहले वाले पार्ट को मैं सीधे रख दूंगा तो वो कहलाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स। अगर पहले वाले पार्ट को मैं पलट दूंगा तो भैया वो क्या कहलाएगा, प्लेनो कॉन्केव। इस तरीके के मल्टीपल नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं लेंसेज के। क्लियर हो गई बात? आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आपके सिलेबस में मेनली ये दो पार्ट्स हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। अब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। आइए देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस ये होता है, कॉन्केव लेंस ये होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। सेकेंड पॉइंट, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग आप जान चुके होंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए। डाइवर्जिंग वो भी आपको पता होगा। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, सिवाय पहले केस को छोड़ के। ध्यान देना, एक केस ऐसा होता है जिसमें ये क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब वहां पर इस पॉइंट को मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। कॉन्केव लेंस भैया ये हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। इसके फोकस का साइन होता है पॉजिटिव और इसके फोकस का साइन होता है नेगेटिव। आइए देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे टर्म्स एंड साइन कन्वेंशन एसोसिएटेड विद द लेंस। ये हमारा प्यारा सा रहा लेंस, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता है, ये लेंस किसी स्फेरिकल बॉडी का पार्ट रहा होगा, उसका जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर बात? इसको पोल कह लो या आप इसको क्या कह सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर। इस लेंस का जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है, पोल। ये सारी की सारी चीजें मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो इस वीडियो को आने से पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियो को पहले देख ले। क्लियर? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक मिड पॉइंट होता है, भैया उसको हम क्या कहते हैं, भैया हम उसको कहते हैं फोकस। क्लियर हो गई बात है? और यू हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी हमारा क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। आई होप सारे टर्म समझ गए होंगे जो लेंस से क्या होते हैं, एसोसिएट। ये सारे के सारे टर्म सेम है जो हमने किस में पढ़े थे, मिरर में। तो ध्यान देना, मिरर वाला वीडियो जरूर देखिएगा। अब आते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। तो फिर से तुम्हारी कहानी याद आई, ओरिजिन के इधर जाओगे नेगेटिव, ओरिजिन के उधर जाओगे पॉजिटिव, ओरिजिन के ऊपर जाओगे पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे आओगे नेगेटिव। क्लियर है बात? कुछ टर्म्स मैंने लिए हैं आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट इधर है ना, ऊपर पॉजिटिव, इमेज क्या बन रही है, नीचे नेगेटिव। R1 कहां पर है, ओरिजिन के इधर नेगेटिव। R2 कहां है, ओरिजिन के उधर पॉजिटिव। F1 कहां है, ओरिजिन के इधर नेगेटिव। F2 कहां है, ओरिजिन के उधर पॉजिटिव। हाँ सर ये बात तो सही है। क्लियर हो गई बात कि नहीं? U कहां है, ओरिजिन के इधर नेगेटिव। V कहां है, ओरिजिन के उधर पॉजिटिव। आइए देखते हैं पहले रूल के बारे में लेंस के लिए।
क्लियर है बात है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ध्यान देना भैया, मैं मिरर में बता चुका हूं, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो हमेशा कहां से पास करेगी? फोकस। कहां से पास करेगी? फोकस। जल्दी से कॉपी और पेन लो और नोट कर लो, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट भैया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहां से पास करेगी? फोकस। सेकेंड रूल भैया, सेकेंड रूल कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी, किससे जाएगी? फोकस से, तो वो ऑटोमेटिक भैया प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल। क्या हो जाएगी? पैरेलल। आइए पहली चीज आपको बतानी है, आप इसको पोल भी कह सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर भी। अगर टेक्निकल में जाएंगे तो ऑप्टिकल सेंटर ज्यादा करेक्ट माना जाएगा। पोल हम मिरर में कहते हैं और ऑप्टिकल सेंटर लेंस में कहते हैं, लेकिन अगर आप उसको पोल भी कहेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। क्लियर हो गया? अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो रे ऑफ लाइट अपने पाथ से डेविएट नहीं करेगी। सर ये डेविएशन क्या होता है? तो जरा इसको समझ लो। मतलब रे ऑफ लाइट सीधी चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी जाएगी। क्लियर हो गई बात है? तो भैया जब भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो वो हमेशा सीधी जाएगी। आइए देखते हैं पहले केस की तरफ। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस और हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है? इनफाइनाइट। तो पहली रे ऑफ लाइट कहां है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। शुभम सर ने भी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो कहां से पास करती है? भैया फोकस से पास करती है। तो देखो सारे कंटेंट मैंने लिख दिया है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इनफाइनाइट। इमेज कहां पर है? फोकस। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है? पॉइंट साइज। आइए देखते हैं केस 2। ये रहा मेरा कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर बात है? मैंने ऑब्जेक्ट कहां रख लिया? बियॉन्ड C1, यानी C1 के आसपास। समझ गए ना? अब यहां से एक रे ऑफ लाइट गई भैया, वो किसके पैरेलल थी? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो भैया कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। अभी शुभम सर ने प्रीवियस वीडियो में तीसरा रूल बताया था, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो भैया वो अपने पास से डेविएट नहीं करती, और ये दोनों की दोनों रे ऑफ लाइट कहां मिल गई? यहां पर। इमेज कहां बनी? F2 और C2 के बीच में। और आप देखिएगा भैया इसका सर कहां पर है? ऊपर। इसका सर कहां पर है? नीचे। कैसी इमेज? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसी होती है? रियल। तो भैया ऑब्जेक्ट कहां है? बियॉन्ड C1। इमेज कहां है? F2 एंड C2। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं केस थर्ड। क्लियर बात? केस थर्ड में हम जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो कहां पर रखेंगे? C1 पर। ध्यान देना, पहले थोड़ी चीटिंग कर लेते हैं, पहले से रख लो। अगर ऑब्जेक्ट रखोगे C1 पर तो इमेज कहां बनेगी भैया? C2 पे। क्लियर हो गई बात है? अब देखो C1 से जैसी रे जाएगी तो भैया कहां से पास करेगी? फोकस से। बताया था ना भैया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो फोकस से जाती है, और ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो भैया डेविएट नहीं होती, और ये दोनों रे ऑफ लाइट यहां पर इंटरसेक्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया बात? डन। तो भैया ऑब्जेक्ट कहां पर था? C1 पर। इमेज कहां बनी? C2 पे। नेचर कैसा था? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा था? इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। भैया जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। आइए देखते हैं केस फोर्थ। केस फोर्थ पे हम C1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो भैया C1 और F1 के बीच में शुभम सर ने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब रे ऑफ लाइट कहां जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो भैया कहां से पास करेगी? फोकस से। अब रे ऑफ लाइट कहां जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो भैया ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो भैया अनडेविएटेड। सही बात है कि नहीं है? अब ये दोनों रे ऑफ लाइट यहां पर क्या हो गए? इंटरसेक्ट। तो इमेज कहां बन रही है? C2 के बियॉन्ड। तो देखो मैं शुभम सर ने ये लिखा है, ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन C1 एंड F1। इमेज कहां है? बियॉन्ड C2। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है? ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। आपको देख के पता चल रहा होगा ये छोटा सा है और ये बड़ा सा है। क्लियर बात? आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं केस फिफ्थ। केस फिफ्थ में मैंने ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया है फोकस पर। ध्यान देना, फोकस पे जैसे ऑब्जेक्ट रखूंगा तो पहली रे ऑफ लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो भैया कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। दूसरी कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। अब भैया इस केस में तो बड़ी गड़बड़ है, ना ये दोनों रे ऑफ लाइट आगे की तरफ मिलेंगी, ना ये दोनों रे ऑफ लाइट पीछे की तरफ मिलेगी। तो हम इमेजिन करेंगे कि रे ऑफ लाइट कहां पर मिल रही होगी? इनफाइनाइट पर। क्लियर हो गई बात है? तो भैया ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस पर। इमेज कहां पर बन रही है? मैंने कहा था इमेजिन करो कहां पर बन रही है? ये इनफाइनाइट पे कहीं मिल रही होगी, एट इनफाइनाइट। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा? ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। मतलब इस ऑब्जेक्ट से बड़ा ही बनेगा, क्योंकि कहां बन रही है? इनफाइनाइट पे। इसीलिए तो दिखाई नहीं दे रही, देखो तभी मैंने यहां पर नहीं बनाया है। आई होप ये केस भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए केस सिक्स। भैया मैं एक चीज लिखना भूल गया हूं, आप जरूर लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन। ध्यान देना, ये एक्सेप्शन है। ये रहा मेरा लेंस। क्लियर हो गई बात है? अब मैंने ऑब्जेक्ट रखा फोकस पोल। भैया पोल कह लो या ऑप्टिकल सेंटर कह लो, एक ही। क्लियर बात है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मैंने रख लिया ऑब्जेक्ट। तो भैया पहली रे ऑफ लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो भैया फोकस से पास हो। दूसरी रे ऑफ लाइट भैया मैं कहां से लेके गया? ऑप्टिकल सेंटर या पोल से लेके गया। मैंने देखा आगे तो ये नहीं मिलेगा,
तो भैया मैंने देखा ये पीछे की ओर मिल रहा है। क्लियर हो गया बात? अब ध्यान देना, इसका भी हेड ऊपर, हेड मतलब सर, इसका भी हेड ऊपर, ध्यान देना। अच्छा हेड ऊपर है यानी इमेज है सीधी, सीधी मतलब इरेक्ट, इरेक्ट मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, ध्यान देना। एक्सेप्शन इसीलिए है क्योंकि कॉन्वेक्स के सारे केसेस में इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, सिवाय इस केस को छोड़ के इस केस में कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट क्या रखा था, फोकस या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस या पोल के बीच में। इमेज क्या बनेगी, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पहले। क्लियर है बात? नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर हेड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का हेड ये है तो इमेज का हेड ये है, ये उल्टा नहीं हुआ, ये सीधा है और सीधे इमेज को क्या कहते हैं, इरेक्ट। और इरेक्ट इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। भैया साइज देख के ही पता चल रहा होगा, साइज क्या होगा भैया, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं केस फर्स्ट। क्लियर हो गई बात है? ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर, ठीक है। तो भैया रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई, मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, इसलिए सारी रे ऑफ लाइट दूर जाएंगी। जो डाइवर्जिंग होता है वो दूर लेके जाता है, जो कन्वर्जिंग होता है वो पास लेके आता है। क्लियर बात? तो भैया रे ऑफ लाइट दूर जा रही है तो ये दोनों आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, तो हम इमेजिन करेंगे कि पीछे मिल रही है। क्लियर है बात? इसलिए देखो शुभम सर ने डॉटेड बनाया है, समझ गए कि नहीं? तो भैया ऑब्जेक्ट क्या पर है, इनफाइनाइट पर, इमेज कैसा है, फोकस पर। और भैया हमने तो पढ़ के आए हैं प्रॉपर्टीज में, कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सही बात है कि? और भैया साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज। आई होप ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। केस फर्स्ट। आइए देखते हैं केस सेकंड। एक बात बता दूं भैया, इसमें 6 केस नहीं होते, इसमें सिर्फ 2 ही केस होते हैं। भैया आप ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पे रख लो, चाहे बियॉन्ड C1 रख लो, चाहे C1 पे रख लो, चाहे C1 F1 के बीच में रख लो, चाहे F1 P के बीच में रख लो, कहीं भी रख लो, इमेज हमेशा बनेगी फोकस और पोल यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब देखो कैसे बनेगी, ये रे ऑफ लाइट गई, भैया कैसा होता है, डाइवर्जिंग, उसने दूर फेंक दिया राइट को। क्लियर है? मैंने पीछे प्रोड्यूस कर दिया। अब दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर यानी पोल से, जो कि क्या होगी, अनडेविएटेड। तो भैया दोनों रे ऑफ लाइट कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पर, इसीलिए इमेज हमेशा कहां बनती है, फोकस और पोल के बीच में। समझ गए कि नहीं? तो भैया ऑब्जेक्ट कहां है, किसी भी पॉइंट पर रख लो, एट एनी पॉइंट। इमेज क्या बनेगी, फोकस और पोल के बीच में। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये तो आप पहले से जानते हैं, अगर भैया कॉनकेव लेंस है तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और भैया साइज कैसा होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट से क्या है, स्मॉलर। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ठीक है, और मैंने ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड सी। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी होगा तो इमेज हमेशा बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इतनी उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात पता होगी। क्लियर है? अब मैं कुछ चीजें मेंशन कर देता हूं, गिवन कर देता हूं। MC1 की बात करें, MC1 की बात करें, चाहे MC2 की बात करें, तो ये कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गई बात? MO की बात करें तो हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। MO डैश की बात करें तो हमारा कहलाएगा इमेज डिस्टेंस। मैं फिर से बता दे रहा हूं, OA हमारा ऑब्जेक्ट है और O डैश A डैश हमारी इमेज है। क्लियर हो गई बात? डन। MF2 के बारे में बात करें तो फोकस है। बहुत बच्चों के मन में आता है, सर आपने इधर तो फोकस लिखा पर इधर तो फोकस नहीं लिखा, आपने इधर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा पर इधर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं लिखा। एक बात हमेशा याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस उस साइड का लिया जाता है जिस साइड पर इमेज बनती है। इस बात को कॉपी में नोट कर लो। अगर जिस साइड इमेज बनेगी, इस साइड इमेज बनेगी, तो इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस लिया जाएगा। अगर इमेज इस साइड बनती तो इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस लिया जाता। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, एक और चीज और आखिरी चीज, MN और OA हमारा क्या है, आपस में इक्वल है, बाई सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के हिसाब से देख रहे हो, MN और OA हमारा क्या है, इक्वल है। आई होप यहां तक बात सारी क्लियर हो गई होगी। आइए आगे देखते हैं। अब मैंने क्या किया, जैसे मैंने मिरर में किया था, फिर से 2 ट्राइंगल लिए। बेटा इस बार मैंने ट्राइंगल लिया MNF2 और दूसरा लिया O'A'F2। क्लियर है? जैसा कि आपको दिख रहा है MNF2 A'O'F2। अब फिर से हम इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे, जैसा मिरर फॉर्मूले में किया था। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल। ध्यान देना, ये L नहीं है, ये एंगल का सिंबल है। एंगल ऐसे करके लिखा जाता है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये। क्लियर है? तो भैया एंगल M और एंगल O डैश आपस में इक्वल क्यों? अरे शुभम सर ये तो 90 डिग्री है। क्लियर हो गया? फिर अब आइए NF2N या MF2N, आप कुछ भी बोल ले, चाहे मैं NF2M बोलूं चाहे MF2N बोलूं, तो भैया मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये मैंने लिख दिया। अब भैया O'F2 A डैश या A'F2 O डैश ये बोलूं, भैया मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं और ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल, और शुभम सर की भाषा में वाओ, वर्टिकल अपोजिट एंगल।
किसी भी ट्राइंगल के जब दो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो भैया वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। क्या हो जाते हैं बच्चों, सिमिलर। आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। भैया मैथ्स में हमने क्लास 9th और 10th में पढ़ा था, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होता है उसका रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल। मैं यहां से एक बार फिर बात बता दे रहा हूं, इस करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या है। अगर मैं इसका परपेंडिकुलर लूंगा तो मुझे इसका भी परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, अगर मैं इसका बेस लूंगा तो मुझे इसका भी बेस लेना पड़ेगा, और अगर मैं इसका हाइपोटेन्यूज लूंगा तो इसका भी मुझे हाइपोटेन्यूज लेना पड़ेगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। डन। अब करते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो। ये रहा mn तो ये रहा o डैश, ये डैश। समझ गए कि नहीं। ये किसके बराबर होगा, ये रहा mf2 तो ये रहेगा o डैश f2। बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते हैं मेरे कोचिंग सेंटर में, शुभम सर आपने पहले इसको क्यों नहीं रखा, पहले इसको क्यों रखा। आप किसी को भी पहले रख सकते हो। अगर आप इसको पहले रखोगे तो बाद में ये रहेगा, तो फिर पहले ये रहेगा तो बाद में ये रहेगा। अगर आप पहले इसको रखोगे तो फिर बाद में ये रहेगा, फिर ये पहले रहेगा, फिर बाद में ये रहेगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप दोनों ट्राइंगल की स्टडी किस तरीके से क्लियर कर रहे हो। क्लियर हो गई बात है। आई होप यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं mn और oa के बारे में। देखो मेरे पास इक्वेशन आ गई, mn अपॉन o डैश a डैश किसके बराबर हो जाएगा, mf2 अपॉन o डैश f2। अब भैया मैंने बताया था बाइसिमेट्री पहले ही लिखवा दिया था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर यूज होना है। mn किसके बराबर होता है बच्चों, oa के बराबर। तो भैया मैंने mn की जगह पर क्या लिख दिया, oa। तो भैया oa अपॉन o डैश a डैश किसके बराबर हो गया, mf2 अपॉन o डैश f2। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। आइए आगे की तरफ देखते हैं। जैसे पहली फेज में मैंने ये दो ट्राइंगल लिए थे, अब दूसरे फेज में मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा। देखो o a m o डैश a डैश m। क्लियर हो गई बात है। ध्यान देना, मैंने जो ये डायग्राम है इसको मैंने शेड कर दिया, जानते हैं क्यों, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। क्लियर। अब भैया देखो o a m और o डैश a डैश है। अब ध्यान देना, फिर से ये दो ट्राइंगल लिए तो भैया ये एंगल और ये एंगल आपस में हो जाएगा इक्वल। ध्यान देना एंगल का सिंबल है, एंगल o और एंगल o डैश आपस में हो जाएगा इक्वल। क्यों भैया 90 डिग्री। बात खत्म। दूसरी चीज, अब ध्यान देना ए एम ओ और ए डैश एम ओ डैश ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों भैया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वाओ, क्लियर हो गई बात है। तो भैया जिस भी ट्राइंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको बताया था। अब भैया अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होगा तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो जो होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल। तो भैया इसका परपेंडिकुलर क्या लिया, ओ ए, तो इसका क्या लूंगा, ओ डैश ए डैश। इसका बेस क्या है, एम ओ, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ओ डैश एम। क्लियर हो गई बातें भैया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन। आप ऊपर देख सकते हैं मैंने पहले ही पहली इक्वेशन लिख ली थी, क्योंकि मेरे पास पहली इक्वेशन मैंने रब कर दी है। क्लियर हो गई बात है। तो भैया पहली इक्वेशन थी OA अपॉन O डैश A डैश इक्वल टू MF2 अपॉन O डैश F2, और दूसरी इक्वेशन आ गई OA अपॉन O डैश A डैश इक्वल्स टू MO अपॉन MO डैश। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं, पहले फेज में मैंने MNF2 ट्राइंगल लिया था और O डैश A डैश F2 ट्राइंगल लिया था। तो यहां से मेरे पास पहला रेशियो आया था OA अपॉन O डैश A डैश इक्वल टू MF2 अपॉन O डैश F2। देखो मैंने यहाँ पर पहले से लिख लिया था। क्लियर है। सेकंड फेज में मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया OAM और O डैश A डैश M। क्लियर हो गई बात है। यहां जब मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहां से मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई OA अपॉन O डैश A डैश, OA अपॉन O डैश A डैश इक्वल्स टू MO अपॉन MO डैश। समझ गए। अच्छा भैया ये भी OA अपॉन O डैश A डैश, ये भी OA अपॉन O डैश A डैश। तो भैया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो भैया लिख लिया MO अपॉन, देखो MO अपॉन MO डैश किसके बराबर हो जाएगा, MF2 अपॉन O डैश F2। क्लियर हो गई बात है। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आइए देखते हैं। ठीक, यहां तक मैंने आपको बता दिया था MO अपॉन MO डैश किसके बराबर होता है, MF2 अपॉन O डैश F2। क्लियर हो गई बात है। अब भैया साइन कन्वेंशन, फिर से तुम्हारी कहानी याद आई। ओरिजिन के इधर नेगेटिव, ओरिजिन के उधर पॉजिटिव, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव। भैया MO ये रहा, क्या है U, हाँ सर माइनस U, ओरिजिन के इधर है। आया MO डैश ये रहा, सर क्या V, प्लस का कि माइनस का, सर प्लस का, क्यों, ओरिजिन के उधर है। आया MF2, सर MF2 ये रहा, क्या भैया F, सर कितना, पॉजिटिव, क्यों, ओरिजिन के उधर है। इतनी सारी चीजें आपके ब्रेन में चलनी चाहिए। क्लियर बात। आते हैं O डैश F2, ये रहा हमारा O डैश F2। क्लियर बात भैया। ये डिस्टेंस कितनी है V, ये डिस्टेंस कितनी है F। भैया V में से F को माइनस कर देंगे तो भैया क्या आ जाएगा, O डैश F2। और साइन क्या लेंगे भैया, V भी पॉजिटिव और F भी पॉजिटिव, ओरिजिन के कहां पर है, इस साइड पर है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। आइए देखते हैं। अभी तक मैंने यहां तक आपको बता दिया था माइनस U बाई V इक्वल्स टू F अपॉन V माइनस है। वह क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। भैया V माइनस F को माइनस U से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस U इंटू V की कहानी माइनस UV, और माइनस U इंटू माइनस F की कहानी प्लस UF, और ये दे रखा है FV। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुई।
अब मैंने क्या लिखा भैया, डिवाइड बाय यूवीएफ, बोथ साइड, दोनों साइड यूवीएफ से क्या कर दो भैया, डिवाइड कर दो। तो भैया ये रहा माइनस यूवी डिवाइड बाय यूएफ, ये रहा यूएफ डिवाइड बाय यूवीएफ, ये रहा एफवी डिवाइड बाय यूवीएफ। अब ध्यान देना, यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, माइनस 1 बाई एफ, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, 1 बाई वी, एफ से एफ कैंसिल, वी से वी कैंसिल, 1 बाई यू। यहाँ तक मुझे लगता है सारी बात क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेना, तो फिर से सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपको क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ देखना, ये माइनस 1 बाई एफ है तो उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाई एफ। तो देखो 1 बाई वी को मैंने वहीं रखा और माइनस 1 बाई एफ को उधर भेज दिया, तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई एफ। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, समझ गए। अब ये 1 बाई यू प्लस का है तो उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, माइनस का। तो भैया आंसर क्या आ गया, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। यही हमारा क्या होता है, लेंस फॉर्मूला, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा तो था, पर आपने क्लास 12th में आके इसका क्या सीखा, डेरिवेशन। आइए देखते हैं लेंस फॉर्मूला, वो भी कॉन्केव लेंस की वजह से। ये मैंने ले लिया अपना प्यारा सा कॉन्केव लेंस, ये मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। क्लियर है बात, सर बियॉन्ड सी मत बोलिए, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे इमेज फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। हाँ भैया ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कॉन्केव लेंस के सिर्फ 2 केस होते हैं, एक जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, इमेज यहीं पे होगी। क्लियर हो गई बात। मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसा कि मैं आपको डिक्टेट करके बता देता हूँ। ओ ये मेरा ऑब्जेक्ट है, देखो मैंने लिख दिया। ओ डैश ई डैश मेरी इमेज है, जैसा कि मैंने आपको लिख दिया। क्लियर हो गई बात। एम ओ मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो कि मैंने यू लिख दिया। एम ओ डैश मेरा इमेज डिस्टेंस है, जैसा कि मैंने वी लिख दिया। एम सी वन मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जैसा कि ये रहा। और एम एफ वन मेरा फोकस है, जैसा कि ये रहा। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। और एक और चीज भैया, जो कि कॉन्केव लेंस में भी बताया, कॉन्वेक्स लेंस में भी बताया था भैया, एम एन और ओ ए आपस में क्या होता है, इक्वल बाय सिमेट्री। बाय सिमेट्री एम एन और ओ ए आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी कॉन्वेक्स लेंस में। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। आइए देखते हैं इसके आगे क्या होगा। अब देखो हम ट्रायंगल लेंगे एम एन एफ वन और ओ डैश ए डैश एफ वन। सही बताओ, जब मैं तुम्हारी एज में था तो मुझे भी ये ट्रायंगल समझ में नहीं आता था, तो मैंने आपके लिए डाटा आसान बनाने के लिए मैंने ट्रायंगल पहले से अलग से बना दिया। देखो एम एन एफ वन, एम एन एफ वन, आई होप अब विजिबल होगा। ओ डैश ए डैश एफ वन, ओ डैश ए डैश एफ वन। क्लियर है बात। हमें ये 2 ट्रायंगल लेनी है, तो भैया एम एन एफ वन या एम एफ वन एन और ओ डैश ए डैश एफ वन। क्लियर हो गया बात। भैया एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों में एंगल एफ हो गया कॉमन। भैया एम एन एफ वन में भी एफ वन आ रहा है और ओ डैश ए डैश एफ वन में भी एफ आ रहा है। क्लियर है भैया। एंगल एम और एंगल ओ डैश आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, और किसके बराबर, 90 डिग्री। क्लियर हो गया बात। तो भाई ए दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। फिर से तुम्हारी कहानी याद आई, करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो भैया ये क्या लिखा हुआ है, एम एन लिख लिया। ये क्या लिखा है, ओ डैश ए डैश लिख लिया। किसके बराबर हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, एम एफ वन। किसके बराबर हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, ओ डैश एफ वन। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट, एम एन हमारा किसके बराबर है, ओ ए बाय सिमेट्री। तो शुभम सर एम एन की जगह पर क्या लिख देंगे, ओ ए। तो ये हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ डैश इक्वल्स टू एम एफ वन अपॉन ओ डैश एफ वन। ये मेरी हो गई पहली इक्वेशन। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैंने क्या किया, मैंने फिर से 2 ट्रायंगल लिए। क्लियर हो गया। अब इस पर ट्रायंगल लिया ओ ए एम और ओ डैश ए डैश एम। अब भैया यहाँ तो फिगर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर, समझ में नहीं आ रहा, तो आपके लिए डाटा को आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल फिर से रीड्रॉ कर दिया, ओ ए एम ओ डैश ई डैश एम। क्लियर हो गई बात, ठीक, डन। अब देखिए भैया, ओ ए ओ एम यू के बराबर है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, और एम ओ डैश वी के बराबर है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। अब भैया मैंने ट्रायंगल लिया पहली बार में, ओ ए एम ये लिख लिया, फिर लिया ओ डैश ए डैश एम ये भी लिख लिया। अब ध्यान देना भैया, जो एंगल एम है वो दोनों में कॉमन है और ये एंगल का साइन है। क्लियर हो गई बात है भैया। तो एंगल एम दोनों में क्या हो गया, कॉमन। अब भैया एंगल ओ और एंगल ओ डैश आपस में इक्वल हो जाएगा, क्यों, अरे भैया 90 डिग्री परपेंडिकुलर। और भैया बाई ए ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो गए, सिमिलर। फिर से तुम्हारी कहानी याद आई भैया, करस्पॉन्डिंग पार्ट का जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल। तो भैया इसका परपेंडिकुलर क्या लिया, ओ ए, इसका क्या लेंगे, ओ डैश ए डैश, इसका बेस क्या लिया, ओ एम, इसका बेस क्या लेंगे, ओ डैश एम। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है, ओ ए अपॉन ओ डैश ए डैश इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ डैश एम। ध्यान देना, ये पहली इक्वेशन मैंने पहले से ही बोर्ड के ऊपर पर मेंशन कर दिया है, ओ ए अपॉन ओ डैश ए डैश इक्वल टू एम एफ वन अपॉन ओ डैश एफ वन, जो प्रीवियस वाले ट्राइंगल से है। और भैया ओ ए अपॉन ओ डैश ए डैश इक्वल्स टू ओ एम अपॉन ओ डैश एम, जो कि इस ट्राइंगल से आए। उम्मीद करता हूं यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए देखते हैं, फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। ओ ए अपॉन ओ डैश इक्वल टू एम एफ वन अपॉन ओ डैश एफ वन, ये प्रीवियस ट्राइंगल से है, समझ गए ना। वो ट्राइंगल था एम एन एफ वन और ओ डैश ए डैश एफ वन, ठीक। और ओ ए अपॉन ओ डैश इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ डैश एम, ये दूसरे ट्राइंगल से आई। वो कौन सा था, ओ ए एम और ओ डैश ए डैश एम। क्लियर ना, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं प्रीवियसली इन सारी चीजों को डिस्कस कर चुका हूँ। तो भैया ये भी ओ ए अपॉन ओ डैश ए डैश,
ये भी ओ ए अपॉन ओ डैश है। क्लियर है बात? तो भैया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल। ओ एम अपॉन ओ डैश एम किसके बराबर हो जाएगा? एम एफ वन अपॉन ओ डैश एफ वन। फिर से बता रहा हूँ, ओ एम अपॉन ओ डैश एम किसके बराबर हो जाएगा? एम एफ वन अपॉन ओ डैश एफ वन। यहां तक उम्मीद करता हूं सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, यहां तक आपको कहीं भी डाउट नहीं रहा हो। अब देखिए बेटा मैंने क्या किया, ओ एम अपॉन ओ डैश एम किसके बराबर है? एम एफ वन अपॉन ओ डैश एफ वन। क्लियर हो गई बात? अब भैया साइन कन्वेंशन फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं। ओरिजिन किस तरफ? नेगेटिव। ओरिजिन किस तरफ? पॉजिटिव। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? भैया ओ एम शुभम सर यू नहीं माइनस यू, ओरिजिन के इधर है, देखो माइनस यू लिखा है शुभम सर ने के लिए। ओ डैश एम वी, शुभम सर वी नहीं माइनस वी, ओरिजिन के इधर है। क्लियर हो गई बात? एम एफ वन एफ, शुभम सर एफ नहीं माइनस एफ, भैया ओरिजिन के इधर है। अब भैया ध्यान देना ओ डैश एफ वन, भैया ओ डैश एफ वन कैसे निकलेगा? ये बड़ी वाली डिस्टेंस है एफ और ये वी। ध्यान देना ये पूरा कितना दे रखा हुआ है? एफ। ये पूरा कितना दे रखा है? वी। शुभम सर एफ में से वी को माइनस करेंगे, लेकिन एक और बात का ध्यान रखेंगे, ओरिजिन के इधर है ना, एफ का साइन भी नेगेटिव और वी का साइन भी नेगेटिव। मैं अपनी बात को फिर से डिक्टेट कर देता हूं भैया, ओ डैश एफ वन कैसे निकालेंगे? ये है एफ और ये है वी, भैया एफ में से वी को माइनस करेंगे और दूसरी चीज ओरिजिन के इस तरफ है तो एफ का साइन भी नेगेटिव और वी का साइन भी नेगेटिव। क्लियर है? और भैया काटने में कितनी मजा आती है, माइनस और माइनस कैंसिल, दिस बिकम यू बाई वी। क्लियर है बात? इक्वल टू दिस इज माइनस एफ माइनस प्लस, दिस बिकम माइनस एफ प्लस वी। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको कहीं भी डाउट नहीं रहा होगा। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, यहां तक मैं डिराइव कर चुका हूं, u बाई वी इक्वल्स टू माइनस एफ अपॉन माइनस एफ प्लस वी। क्लियर बात? अब ध्यान देना ये यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। दिस इज u, दिस इज माइनस एफ प्लस वी, दिस इज माइनस एफ, दिस इज वी। क्लियर बात? अब u को इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया? माइनस यू एफ। यू को v में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया? यू वी, और ये क्या हो गया? माइनस एफ वी। क्लियर है बात? भैया डिवाइड बाई यू वी एफ बोथ साइड, दोनों साइड यू वी एफ से डिवाइड कर दो तो भैया माइनस यू एफ डिवाइड बाई यू वी एफ प्लस यू वी डिवाइड बाई यू वी एफ और माइनस एफ वी डिवाइड बाई यू वी एफ। यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, ये बन गया माइनस वन बाई वी। क्लियर बात? यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, ये बन गया प्लस वन बाई एफ। क्लियर बात? एफ से एफ कैंसिल, वी से वी कैंसिल, ये हो गया माइनस वन बाई यू। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। क्लियर हो गई बात है? भैया ये माइनस वन बाई वी है तो उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा? प्लस, और आंसर आ गया भैया वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू। तो भैया चाहे कॉनकेव लेंस लो चाहे कॉन्वेक्स लेंस लो, लेंस फॉर्मूला हमेशा होता है वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू। आइए देखते हैं पहला पॉइंट मैग्निफिकेशन के बारे में। तो पहले पढ़ेंगे द एबिलिटी ऑफ अ मिरर और लेंस टू मैग्नीफाई द इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। समझते हैं? पहले इस सेंटेंस को समझने से पहले आपको मैग्नीफाई का मतलब पता होना चाहिए। मैग्नीफाई मतलब था इनलार्ज कर देना। इनलार्ज मतलब कितनी बड़ी इमेज बना सकता है, वो इमेज छोटी भी हो सकती है और वो इमेज बड़ी भी हो सकती है। सही बात है ना? तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट मिरर या लेंस के पास रखता हूं तो भाई मिरर और लेंस दोनों के दोनों क्या करेंगे, या तो इमेज को छोटा बनाएंगे या तो इमेज को बड़ा बनाएंगे। तो वो मिरर और लेंस किसी भी इमेज को कितना इनलार्ज कर सकते हैं, उसकी कितनी बड़ी इमेज बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाई। दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाई। भैया कॉपी में नोट कर लेना। अब आओ, द एबिलिटी ऑफ अ मिरर और लेंस मतलब किसी भी मिरर और लेंस की कितनी एबिलिटी है कि वो अपनी इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है, मतलब इनलार्ज कर सकता है, मतलब कितनी छोटी बना सकता है और कितनी बड़ी बना सकता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट का डिस्कशन करूंगा। अब ये सेकंड पॉइंट क्या होता है भैया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, मैग्निफिकेशन मतलब कितनी इमेज को इनलार्ज कर देगा। तो भैया हमें पता कैसे चलेगा? अरे भैया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी इमेज है उसकी हाइट यहाँ पे रखो और जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट है उसकी यहाँ पे रखो, हमें तुरंत उसके मैग्निफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मैंने क्या किया, मैंने एक बनाया कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो हाइट है भैया वो है 2 और जो इमेज है भैया उसकी जो हाइट है वो है 5। तो बता मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा साहब? 5/2 कितना आ गया? 2.5। इस तरीके से हम किसी भी लेंस की या मिरर की मैग्निफिकेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए? आई होप सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट, मैग्निफिकेशन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भाई साहब रुक जाना, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो फॉर्मूला होता है पर सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड होता है जानते हो? स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस। ध्यान देना, 2 ही जगह पर ये वैलिड होता है। अब तुम्हारे मन में आएगा
सर स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस के अलावा और तो कोई चीज होती नहीं है। अरे भैया होती है, प्लेन मिरर। 3 की तो कहानी है, प्लेन मिरर में ये वैलिड नहीं करता है। समझ गए? तो सर ये कहां पे वैलिड है? ये हर जगह वैलिड है। ये फॉर्मूला वैलिड फॉर ऑल केसेस, हर केस के लिए वैलिड है। पर ये फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस के लिए वैलिड है। आई होप ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है ये 4th पॉइंट। अच्छा, अगर मैं सिर्फ स्फेरिकल लेंस और स्फेरिकल मिरर के बारे में कहता हूं तो भैया ये भी m के बराबर, भैया ये भी m के बराबर, तो भैया ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो देखो शुभम सर ने क्या लिखा है, m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो भैया ये फॉर्मूला भी किसके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल लेंस और दूसरा मिरर। समझ गए? आई होप ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे 5th पॉइंट के बारे में, 6th पॉइंट के बारे में और 7th पॉइंट के बारे में। क्लियर है बच्चों? और देखते हैं भैया मैग्निफिकेशन क्या होता है? रेशियो। रेशियो किसका? सेम क्वांटिटी का। अरे प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो भी रेशियो सेम क्वांटिटी का होता है कैसा होता है? डायमेंशनलेस। कैसा होता है भैया? डायमेंशनलेस। कॉपी में नोट कर ले। और जो भैया डायमेंशनलेस होता है उसकी एसआई यूनिट नहीं होती। क्लियर हो गई बात ना बच्चों? ठीक। अब ध्यान देना, मैग्निफिकेशन की वैल्यू बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एक मार्केट में गया और वहां से एक मिरर खरीद के लाया और उस मिरर की मैग्निफिकेशन की वैल्यू थी 2। तो मैं बड़ा कंफ्यूज, इस 2 का मतलब क्या है, बताना क्या चाहता है? तो देखो भैया मैग्निफिकेशन की 3 वैल्यू हो सकती है, या तो 1 से बड़ा, या तो 1 के बराबर, या तो 1 से कम। ध्यान देना, फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, या तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा, या तो मैग्निफिकेशन 1 के बराबर, या तो मैग्निफिकेशन 1 से कम। क्लियर हो गई बात? सर मैग्निफिकेशन तो हमने नेगेटिव भी पढ़ा है। भाई साहब आपको मैग्नीट्यूड लेना है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। अगर एग्जांपल के तौर पर मैं एक दुकान गया, वहां से मैंने एक लेंस लिया और लेंस था -2। क्या था? -2। तो मैं माइनस भूल जाऊंगा। शुभम सर ने बताया क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। क्या लेना भैया? मैग्नीट्यूड। समझ गए ना? आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। और ये समझते हैं, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो मिरर या वो लेंस हमें बता रहा है उसमें इमेज की हाइट ज्यादा होगी और ऑब्जेक्ट की हाइट कम। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इमेज की हाइट ज्यादा होगी और ऑब्जेक्ट की कम। और अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है भैया तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? बराबर। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट बड़ा है गुरु और इमेज छोटा। आई होप ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 8th पॉइंट फॉर मैग्निफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर। ध्यान देना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के लिए भी अलग होता है। देखिए कैसे, मैंने कोई भी स्फेरिकल मिरर ले लिया, मैंने अपना कॉन्केव मिरर ले लिया। बात क्लियर? समझ गए? और भैया मैंने ऑब्जेक्ट क्या रखा? बियॉन्ड सी। भैया प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज कहां बनता है? भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, जैसा कि दिख रहा है। इसको क्या मान लिया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको क्या मान लिया? हाइट ऑफ इमेज। इसको क्या मान लिया? u। और इसको क्या मान लिया? v। आइए भैया, थोड़ी देर पहले भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया ना फॉर स्फेरिकल मिरर। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डन। समझ गए? तो भैया मैग्निफिकेशन की जगह शुभम सर ने क्या ले लिया? m। हाइट ऑफ इमेज की जगह क्या ले लिया? hi। भैया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह क्या ले लिया? ho। इमेज डिस्टेंस की जगह क्या ले लिया? v। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह क्या ले लिया? u। ऐसे करोगे नंबर नहीं आएगा। साइन कन्वेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर साइन कन्वेंशन नहीं पुट करोगे तो भैया आंसर नहीं आएगा। सर साइन कन्वेंशन कैसे पुट करते हैं? अरे भैया प्रीवियस वीडियो देखने का, जहां मैंने सारे साइन कन्वेंशन डिस्कस किए। ओरिजिन किस तरफ? नेगेटिव, उस तरफ पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। फिर से इधर नेगेटिव, उधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब आइए फिर से, हाइट ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रही है? नीचे, इसीलिए लिया है -hi। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहां? ऊपर, इसीलिए लिया है ho। इमेज डिस्टेंस कहां है भैया? इधर, इसीलिए है माइनस। भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां? इधर, इसीलिए लिया है माइनस। और भैया काटने में कितनी मजा आती है, माइनस से माइनस कैंसिल। तो भैया मैग्निफिकेशन कितना हो गया? -hi अपॉन ho इक्वल्स टू v/u।
समझ गए? नेगेटिव को भैया ट्रांसफॉर्मर, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, HI अपॉन HO इक्वल्स टू माइनस V बाई U, इक्वल्स टू माइनस V बाई U। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। आइए देखते हैं मैग्निफिकेशन का नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 9। भैया मैग्निफिकेशन हमने देखा पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी, तो मैंने सोचा यार ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, तो आइए भैया देखते हैं। अगर मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करूं, जैसा कि आपके पास डायग्राम दिख रहा है, देखिए इमेज कहां बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ना, ध्यान देना इमेज कहां बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अब ध्यान देना मैग्निफिकेशन के दो साइन हो सकते हैं भैया, नेगेटिव या तो पॉजिटिव, नेगेटिव या तो पॉजिटिव, नेगेटिव या तो पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। फिर अपनी बात को कह रहा हूं, अगर भैया मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है तो भैया जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, क्या भैया पॉजिटिव, तो भैया इमेज कहां बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव। कहां बनेगी भैया, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव। अच्छा सर, अब समझ में आया कि मैग्निफिकेशन के साइन का भी एक अपना मतलब होता है। क्लियर हो गया बात? आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल लेंस। ध्यान देना भैया, स्फेरिकल लेंस, इससे पहले वाला पॉइंट था स्फेरिकल मिरर। ठीक भैया, स्फेरिकल लेंस में मैंने समझने के लिए हमने प्यारा सा कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, कोई बात नहीं भैया, मजा ही आ गया, समझ गए? अब देखिए, अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहां बनेगा भैया, F2 और C2 के बीच में। ये सारी चीजें मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। भैया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, अरे सर कितनी बार बताओगे, रट गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भैया साइन कन्वेंशन ना भूल जाना, एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं। ओरिजिन के इधर नेगेटिव, उधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। आइए भैया हाइट ऑफ इमेज क्या लेंगे सर, माइनस HI, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सर प्लस HO, इमेज डिस्टेंस सर प्लस V, क्योंकि इधर बन रही है ओरिजिन के इस तरफ, और भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस U। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अभी रुक जाओ भैया, कहां भागे जा रहे हो, माइनस से माइनस कैंसिल, M इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO इक्वल्स टू V बाई U, इक्वल्स टू V बाई U। अच्छा सर, यहाँ पर माइनस V बाई U नहीं आता है, यहाँ पर क्या आता है, प्लस V बाई U। तो भैया यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI अपॉन HO इक्वल टू V बाई U, और मिरर में होता है भैया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI अपॉन HO इक्वल टू माइनस V बाई U। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको साइन कन्वेंशन मिरर का बताया था, अब मैं आपको बताता हूँ लेंस का। ध्यान देना, स्फेरिकल लेंस में भैया, स्फेरिकल लेंस में साइन कन्वेंशन पलट जाता है, ध्यान देना पलट जाता है। यहां पर पॉजिटिव का मतलब होता है इमेज फॉर्म्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, पहली चीज। यहाँ PA का मतलब PA नहीं है भैया, पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, PA का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गई बातें? अगर भैया मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। ध्यान देना, साइन कन्वेंशन पलट गया, मिरर में उल्टा था। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारी जो इमेज बन रही है वो भैया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं लास्ट केस, मैग्निफिकेशन फॉर अ प्लेन मिरर। ये तो सिंपल सी बात है, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ इमेज बन जाएगी क्योंकि प्लेन मिरर है। आप ये भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ये और V आपस में क्या होता है, बराबर। और एक और चीज बच्चों भूलिएगा नहीं, ये होती है HO और ये होती है HI। अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो जितना बड़ा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी तो इमेज बनेगी। तो भैया HO और HI आपस में क्या होती है, इक्वल। भाई फॉर्मूले में रखिए, HI और HO क्या हो गया, कैंसिल। तो हमेशा मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1, खेल खत्म। भैया मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आती है, फॉर अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आइए लास्ट में जाते जाते एक बार समराइज कर लेते हैं अब तक जितना कुछ हमने पढ़ा। भैया मैग्निफिकेशन हमने 3 लोगों के लिए पढ़ा, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस और प्लेन मिरर। समझ गए? भैया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस V बाई U, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। भैया स्फेरिकल लेंस के लिए क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू प्लस V बाई U। और भैया प्लेन मिरर की तो बात ही ना करो, बेशरम आदमी है भैया, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होती है तो बात ही खत्म हो गई। क्लियर बात? अब भैया साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं मिरर के लिए, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर भैया मिरर है तो मैग्निफिकेशन में नेगेटिव का मतलब होता है इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और अगर भैया मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है तो भैया इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। समझ गए ना? और अगर हम स्फेरिकल लेंस के बारे में बेटा बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होता है इमेज जो बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। समझ गए ना? और अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आएगा तो इमेज क्या बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। और भैया प्लेन मिरर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आइए देखते हैं स्नेल लॉ के बारे में। ठीक, देखिए मैंने रिफ्रैक्शन में पढ़ाया था, जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो हमेशा कहां जाती है, मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल।
अब बहुत बच्चे कहेंगे सर इसमें रेयरर और डेंसर तो नहीं लिखा है, तो भैया लिख देते हैं। ये लीजिए, मैंने मार्कर ले लिया और यहाँ पर लिख दिया रेयरर और यहाँ पर क्या लिख दिया डेंसर, बात खत्म। ठीक, तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जाती है तो वो क्या हो जाती है, हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। शाबाश। ये है आई और ये है आर, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। क्लियर हो गई बात है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये मैं रिफ्रैक्शन के चैप्टर में प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस कर चुका हूं। इस वीडियो पे आने से पहले वो वीडियो जरूर देख लें। अब भैया देखो स्नेल लॉ लिखा कैसे जाता है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। देखिए यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1 लिख लिया, यहाँ एंगल कितना है आई, इसका साइन ले लो, ध्यान देना यहाँ जो भी एंगल होगा उसका साइन ले लो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा सर अब समझ में आया, ये रहा μ1 ये रहा आई, शुभम सर आपने बताया आई का ले लो साइन तो हो गया साइन आई, दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, आ गया μ1 साइन आई। ठीक, ठीक होगी ना बात, ना समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना, बाद में ना कहना समझ में नहीं आया। इक्वल्स टू यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2। क्लियर हो गई बात, यह एंगल कितना है r, इस एंगल का ले लो साइन तो बन गया साइन r, समझ गए ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ2, ये हो गया r, इसका ले लो साइन हो गया साइन r, दोनों कर दो मल्टीप्लाई हो गया μ2 साइन r। और ये दोनों चीजें हमेशा आपस में क्या कर दो इक्वल, क्या कर दो इक्वल। सर ये तो स्नेल लॉ नहीं होता है, मैंने कब कहा ये स्नेल लॉ होता है, ये ट्रिक होती है स्नेल लॉ लिखने की। क्लियर है बात है। अब स्नेल लॉ होता क्या और देखते हैं। बेटा μ1 और μ2 ये रहा, शुभम सर μ2 को क्या किया μ1 को यहां ले गए और साइन आर को नीचे लिया है, तो बताओ साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो गया μ2 बाई μ1। समझ गए ना, फिर से देखो साइन आर या मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो भैया साइन आई बाई साइन आर आ गया μ2 बाई μ1। डन, और इसका रेसिप्रोकल कर दो तो भैया ये क्या बन जाएगा, साइन आर ऊपर चला जाएगा साइन आई नीचे आ जाएगा, तो साइन आर बाई साइन आई किसके बराबर μ1 बाई μ2 क्या हो जाएगा कांस्टेंट। सर कांस्टेंट कैसे, ध्यान दो भैया μ1 है ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, μ2 है ये भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड करोगे क्या आएगा कांस्टेंट। हाँ सर ये बात तो सही है। तो भैया स्नेल ने क्या कहा था, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान देना रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान देना जो भी साइन आर आ रहा है और जो भी साइन आई आ रहा है इसका क्या लोगे रेशियो, क्या लोगे रेशियो, क्या हमेशा आएगा कांस्टेंट। हाँ सर ये कहा था स्नेल लॉ ने, जो बुकिश लैंग्वेज में लिखा होता है, क्या लिखा होता है बुकिश लैंग्वेज में, जो भी आप रेशियो निकालेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हमेशा क्या आता है कांस्टेंट। क्या आता है भैया कांस्टेंट। आई होप स्नेल लॉ का स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे। सर ये वैलिड कहां पर है, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है रिफ्रैक्शन टॉपिक के लिए, रिफ्रैक्शन में वैलिड नहीं है, ध्यान देना, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक और चीज भैया स्नेल लॉ कैसी क्वांटिटी है, साइन आर बाई साइन आई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है भैया। चौथा पॉइंट डायमेंशनलेस रेशियो होता है। और पांचवी चीज नो एसआई यूनिट, कोई भी इसकी एसआई यूनिट नहीं होती, बस ये स्टेटमेंट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के थ्रू आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी और खासकर मेरा काम भी आपको पसंद आया होगा। स्पेशली मेरा काम कुछ नहीं है, मेरी मेहनत कुछ नहीं है, मेरी टीम की सबसे ज्यादा मेहनत है। तो अगर आपको हमारी मेहनत और हमारी टीम की मेहनत पर कोई शक ना हो तो भैया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।